हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स चैप्टर 8 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं मीनिंग जानते हैं बायोमैकेनिक्स की। ठीक है, क्या होती है मीनिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल लॉज रिलेटिंग टू द मूवमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये एक तरीके का ऐसा नियम होता है, ऐसे लॉज होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल लॉज होते हैं, यानी कि मशीन से जुड़े हुए लॉज होते हैं। ठीक, टू द मूवमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कुछ ऐसे नियम जो हमारे मूवमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मूवमेंट और स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि ऐसे नियम, ऐसे लॉज, ठीक है, द स्टडी ऑफ द मैकेनिकल लॉज रिलेटिंग टू द मूवमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं और उनका मूवमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है बायोमैकेनिक्स में। ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स हमें ये बताता है कि जो हमारे मसल्स हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारे जो टेंडन्स हैं या जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे वर्क करते हैं एक साथ मिलकर। ठीक है, यानी कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब कैसे काम करते हैं और हम मूवमेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि हम चल पाते हैं। ठीक है, हम बॉडी को मूव कैसे करते हैं, तो इन सब चीज़ों की मदद से मूव करते हैं। तो ये बायोमैकेनिक्स में हम डीपली इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स की क्या अहमियत है, क्या स्पोर्ट्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस बहुत सारी है, मतलब इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी। अगर हम स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स को नहीं पढ़ेंगे तो कई चीज़ों को हमें, मतलब कई चीज़ों का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आ रही है, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन 8 पॉइंट्स को हमें अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ द बायोमैकेनिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला हम लोग देख लेते हैं इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। देखिए जब बायोमैकेनिक्स को पढ़ा जाता है तो बायोमैकेनिक्स से देखिए बायोमैकेनिक्स केवल स्टूडेंट ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी हमारे लिए इक्विपमेंट बना रहे हैं, जो भी एथलीट्स के लिए, जो भी स्पोर्ट्समैन के लिए इक्विपमेंट वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो भी बायोमैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो उससे मतलब उससे ये होता है कि जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो भी अभी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं स्पोर्ट्स में, उनका इम्प्रूवमेंट होता है। उन टेक्निक्स को और इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग बायोमैकेनिक्स। ठीक है, हेल्प्स टू डेवलप बेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हेल्प करता है अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को तैयार करने में। अगर बायोमैकेनिक्स का अच्छे से स्टडी किया है तो स्पोर्ट्स के लिए जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको और अच्छे से डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है बायोमैकेनिक्स से। ठीक है, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में, यानी कि ट्रेनिंग का मॉड्यूल आपने देखा होगा, पहले एक मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल, यानी कि किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जब बायोमैकेनिक्स इस तरीके से हेल्प करता है कि नए नए मॉड्यूल ला सकें ट्रेनिंग में और एक बेहतर ट्रेनिंग दी जा सके एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक एथलीट को। प्रिवेंट्स इंजरीज। ठीक है, तो इंजरीज कैसे इंजरीज होती हैं, हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है स्पोर्ट्स के दौरान। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स ले लेते हैं, मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल में कब हमें इंजरीज हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर इंजरीज कहाँ पर हो रही हैं, हम कह सकते हैं हम क्या प्रिकॉशंस लेते जिससे हमें इंजरीज नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है बायोमैकेनिक्स में। हमारा मूवमेंट क्या था उस समय जब हमें इंजरीज हुई, तो हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं बायोमैकेनिक्स में, जिससे ये पता चल जाता है कि हमें इंजरीज से कैसे बचना है। ठीक है, तो प्रिवेंट्स इंजरीज, तो ये इंजरीज को कम करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि इंजरी एक बार हो गई तो उसका इलाज ही होता है, तो उसको रोकने का यही तरीका है कि हम अच्छे से स्टडी कर सकें बायोमैकेनिक्स कि हमारी बॉडी कैसे मूव कर रही है और कब इंजरी हुई हमें। नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स का हमें नॉलेज मिलता है इससे कि हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स अपना सकें। ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से पहले, फिजिकल एक्टिविटीज़ से पहले हम कौन कौन से इस प्रिंसिपल्स जो हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनको अपनाएं। ठीक है, हेल्प्स इन रिसर्च वर्क, अब ये रिसर्च वर्क में भी हेल्प करता है, नए नए नियम लाने में हेल्प करता है, नए नए एडवांस टेक्निक्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिसर्च के दौरान हमें बहुत सारी टेक्निक्स पता चलती हैं। ठीक है, क्रिएट्स कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स। देखिए बायोमैकेनिक्स क्या करता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ही कॉन्फिडेंट करता है। कैसे?
जब हमें ये पता रहता है बायोमैकेनिक्स पढ़ने के बाद कि हमें कौन सा मूवमेंट कब चलना है, हमें कौन से मूवमेंट कब करने हैं, ठीक है, हमें जैसे मान लेते हैं फुटबॉल का एग्जांपल, तो हमें जो किक मार रहे हैं तो वो हम कौन से एंगल से मारें किक, ठीक है, किक जो हम फुटबॉल में मार रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें मारना है किक, ठीक है, कितना एंगल पे हमें गोल करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं अगर हम बायोमैकेनिक्स अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बायोमैकेनिक्स हम लोग भले ही हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी ना करें, लेकिन जो हमारे कोचेस हैं, ठीक है, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जो हमारे टीचर्स हैं, या जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, स्पेशली जो बायोमैकेनिक्स के जो भी स्कॉलर्स हैं, वो हमें हमारे लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं अपनी किताबों के माध्यम से, ठीक है, अपनी वीडियोस के माध्यम से, अपनी जो भी स्पीचेस हैं उसके माध्यम से हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स में, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो है अपना चैप्टर, इसमें टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए इसमें 4 टाइप्स के मूवमेंट के बारे में बताया गया है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्लेक्शन, देखिए फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इसमें आप लोगों को एक इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इमेज में देखिए फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि एक बेंडिंग मूवमेंट, यानी कि बेंड होना, तो एक तरीके के बेंड होने का मूवमेंट होता है ये, जिसमें हमारी बॉडी के जो 2 पार्ट्स होते हैं, कोई भी 2 पार्ट्स ले लीजिए, ठीक है, तो जो 2 पार्ट्स हैं उसमें जो एंगल होता है उनके बीच का जो एंगल होता है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एंगल का डिक्रीजमेंट होता है, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है एंगल 2 बॉडी पार्ट्स के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट है अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अबडक्शन का यहाँ पे हम लोग सही से समझ लेते हैं अच्छे से। अबडक्शन और अडक्शन, इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग अबडक्शन। अबडक्शन का यहाँ पे मतलब है दैट अ मूवमेंट दैट पुल्स अ स्ट्रक्चर और पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के मिड लाइन से जब भी हम कोई भी अपने बॉडी का जो पार्ट है वो दूर ले जाते हैं, ठीक है, पुल्स अ स्ट्रक्चर और पार्ट, हम कोई भी जैसे हाथ है तो हम हाथ अपने कमर से ऊपर जब ले जाते हैं, ठीक है, हवा में, तो एक तरीके से हम उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं हाथ को, तो ये अबडक्शन हो गया। ये मूवमेंट जो कहलाता है वो अबडक्शन कहलाता है। इसका ठीक उल्टा, यानी कि जब पुल करते हैं, ठीक है, पुल्स अ पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन, यानी कि जब हम वही हाथ ऊपर से नीचे की ओर ला रहे हैं, कमर के पास ला रहे हैं, ठीक है, तो उसको एडक्शन कह सकते हैं हम। तो इस तरीके से ये जो हमारे हैं बॉडी मूवमेंट्स हैं जो 4 टाइप्स के हैं, हम लोग पढ़ लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन। अब इसमें जो बात की गई है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन ये जो है ये हर जगह काम आते हैं, ठीक है। तो ये साइंस में भी काम आते हैं, मतलब हर जगह, ये फिजिकल एजुकेशन में भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुलेट किए गए थे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1687 में इनको फॉर्म किया गया था, फॉर्मुलेटेड किया गया था। तो इसमें 3 है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए इसमें क्या है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये बताता है कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक बॉल है, हमने उसको ऐसे ही अभी मैं ऑब्जेक्ट के बेस पर बताता हूँ। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और वो एक मोशन में है, ठीक है, वो चलता जा रहा है, तो वो तब तक नहीं रुक सकता जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। यही बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, कि तब तक वो नहीं रुक सकता कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वो मोशन में है तब जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी फोर्स मतलब फोर्स एक्ट नहीं होगा, उस पर जब तक कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सपोज़ कीजिए स्केटर ग्लाइडिंग है, आइस पर हम स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, ग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो वो हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग रुकने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे रुकेंगे हम? हो सकता है हवा के दबाव से रुकें, हो सकता है स्लोप कम हो गया हो और बिल्कुल प्लेन आ गया हो, ठीक है। तो जब हम पर फोर्स लगेगा तभी हम ग्लाइडिंग रोकेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वरना हम चलते चले जाएंगे और रुक तो जाते ही हम लोग, क्योंकि ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी भी एक तरीके का फोर्स है, तो इस वजह से हम लोग रुक जाते हैं। तो ये स्केटर ग्लाइडिंग जो है वो एक एग्जांपल है लॉ ऑफ इनर्शिया का। फिर हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? दिस लॉ टेल्स हाउ मच मोशन अ फोर्स क्रिएट्स, ठीक है। तो एक जब हम फोर्स, किसी भी चीज़ पर फोर्स लगता है, ठीक है, तो कितना मोशन, कितना उस बॉडी को मोशन, मतलब एक तरीके से वो बॉडी कितने मोशन में रहेगी, ठीक है। हाउ मच मोशन अ फोर्स क्रिएट्स, ठीक है। तो
कितना मोशन आएगा उस बॉडी में अगर फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे। तो देखो, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो जितनी तेज़ी से हम बॉल को मारेंगे, ठीक है, उतना ही उसमें मोशन क्रिएट होगा। तो आप लोग ये सिंपल सा लॉ है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है, देखो, द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो जब भी कोई एक्शन है, यहाँ पर देखो सही से, कि जब भी कोई एक्शन यानी कि हम किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से भी इक्वल अपोजिट रिएक्शन आता है। सपोज कीजिए आप ग्राउंड में पैर मार रहे हैं तो आपके भी धक्का लगेगा, आपके भी पैर में चोट लग सकती है अगर ज़्यादा तेज़ी से आप मारें। क्योंकि देखो, आप जैसे ही ज़मीन पर तेज़ी से अपना फोर्स के साथ जो है पैर मारेंगे ज़मीन पे, तो क्या होगा, वहाँ से भी आपको उतना ही तेज़ी से झटका लगेगा। मतलब अब यहाँ पे क्या, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन यही कहता है। अगर आप दीवार में ठीक है, दीवार में घुसा मारेंगे तो आपके भी चोट लग सकती है। तो इस तरीके से द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, जो भी हम एक्शन करते हैं उसके लिए एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतने ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो मुझे लगते थे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए। और इनका जो बहुत अच्छे से जो चैप्टर हम लोग समझाएंगे, ठीक है, जब भी हम समझेंगे उस चैप्टर को तो उसमें एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस, ये जो शॉर्ट पॉइंट्स वीडियोस हैं, तो इसमें मैंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप इसमें मैं नहीं गया हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।